आदाब, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद खान। बिहार राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देख सकते हैं। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। आरा पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिंह। भाजपा के स्थापना दिवस पर लोगों से मिलकर जताई खुशी। भागलपुर में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। खेल मंत्री की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। बिहार में कारखानों को विकास की मिलेगी नई ऊर्जा। मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सांसद पप्पू यादव ने फलका हत्याकांड पर जताई चिंता। पीड़ित परिवार से मिलकर ली पूरी जानकारी। पटना खगौल ओवरब्रिज पर व्यापारी से हुई सोने की लूट। मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच शुरू। चलिए बिहार राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरों पर बात करते हैं। बता दें कि आरा के बामपाली भाजपा कार्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पूजा कर झंडा फहराया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से यहां तक पहुंची है। उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर दावा किया कि इस बार भाजपा वहां सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति और विचारधारा को आगे बढ़ाना ही पार्टी का लक्ष्य है। उन्होंने आगे कुछ कहा है, आइए आप भी सुनिए। 4 दशक से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव और संकल्प, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, अंतिम पंक्ति तक विकास के प्रकाश को पहुंचाना, श्रद्धेय अटल जी का भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपना को साकार कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के महामंत्र के साथ शून्य से शिखर तक हर माँ भारती के संतानों को 21वीं सदी का वह भारत के सपना को साकार कर रहे और वह संकल्प हर कार्यकर्ता आज लेता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। वहीं भागलपुर में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री वहां पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और इसका श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के भरोसे को जाता है। इस मौके पर सभी से मिलकर पार्टी को और मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। एकात्म मानववाद के सिद्धांत के साथ जनसंघ काल से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उत्थान किया है। आज दिन है ऐसे सभी हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्यों और असंख्य कार्यकर्ताओं को याद करने का, जिनकी वजह से हमने पूरे विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का गर्व हमें हो पाया है। आज के दिन स्थापना दिवस के मौके पर हम ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ से लेकर राष्ट्र लेवल तक के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देते हैं। हम लोगों के लिए निश्चित रूप से हमारे इतिहास को देखते हुए एक ऐसा दिन है जिसका आज हम, क्योंकि अब इतना अच्छा मैंडेट मिला है, लेकिन ये जरूर हमें याद रखना चाहिए कि किस संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। एक ऐसा संघर्ष जो लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए और साथ ही साथ जिस विचारधारा और सिद्धांतों के साथ भारतीय जनता पार्टी एस्टैब्लिश हुई, जिस विचारों और सिद्धांतों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता राजनीति कर रहे हैं।
वहीं बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में औद्योगिक विकास तेजी से पकड़ रहा है। राज्य सरकार ने अगले 5 सालों में 50 लाख करोड़ रुपए निवेश और 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा है। एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर, हवाई संपर्क और इन तमाम चीज़ों पर काम जारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर को बढ़ावा देने के लिए कई नई नीतियां लागू की गई हैं। इसकी जानकारी मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने प्रेस वार्ता करके दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उद्योग विभाग आने वाले समय में बिहार के उद्यमी और युवाओं के भविष्य को तय करेगा और जिस तरह से 7 निश्चय पार्ट 3 में बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विगत बिहार विधानसभा के चुनाव में भी बिहार के युवाओं से वादा किया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और बिहार का जो टैलेंट है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा बिहार में हो, बिहार के तरक्की के लिए हो। सरकार ने जनता के सामने ये वादा किया है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज बिहार सरकार के अगर सभी मंत्रालय को देखा जाए तो उद्योग विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के भविष्य के लिए बनता है। और जितने भी विभाग हैं उन विभाग का एक स्टैटिक प्रोसीड्योर है और उस स्टैटिक प्रोसीड्योर के तहत वो विभाग काम करती है। बिहार सरकार फंड देती है और उस फंड के भरोसे हमारा सिस्टम चलता है। लेकिन उद्योग विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो निवेश लाने का भी काम करती है। यानी हम लोगों को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि बिहार में निवेश करें और निवेश करने में यहां के युवाओं को रोजगार मिले। तो उद्योग विभाग की सबसे बड़ी चुनौती बिहार के युवाओं को और बिहार के उद्यमी को, एंटरप्रेन्योर्स को, के भविष्य को जो है आगे बढ़ाना है। वहीं बताते चलें कि पटना फुलवारी शरीफ के नया टोला राजद कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें आगामी 11 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होने वाले तेजस्वी यादव के अभिनंदन समारोह की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक के मुख्य अतिथि राजद के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अनवर आलम मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता सलाहुद्दीन मंसूरी ने की। इस मौके पर राजद के बड़े नेता कैसर खान, मुश्ताक अहमद, सैयद मुहिबुल हसन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की बैठक का मुख्य एजेंडा था भाई सलाहुद्दीन साहब जो पटना जिला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बैठक आहूत किया था ताकि हम लोग 11 अप्रैल को जो अभिनंदन समारोह है, इस्तकबालिया प्रोग्राम है भाई तेजस्वी यादव का, उसको हम लोग कैसे अमली जामा पहनाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम लोग लेके पहुंचने का काम करेंगे और जो है उसकी रणनीति कैसे बनेगी। उसमें तमाम जो मजबूत साथी है, भाई कौसर साहब हुए, इमाम साहब हुए, मुश्ताक भाई हुए और वार्ड के तमाम जो अध्यक्ष आए हुए हैं, उन तमाम साथियों ने अपनी अपनी राय दी है और भाई जो है सलाहुद्दीन साहब के नेतृत्व में जो कृष्ण मेमोरियल को भरने का काम होगा। 11 अप्रैल को कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में एक अभिनंदन समारोह माननीय तेजस्वी यादव कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं, उनके उपलक्ष्य में ये रखा गया है। साथ ही साथ ईद था तो ईद के मौके पर वहाँ ईद मिलन का ही मौका ही है। मुसलमान को सब एक अल्पसंख्यक एक जगह होंगे ताकि ईद का भी मजा मिल जाए, एक जगह सब होने का भी और तेजस्वी यादव को सम्मानित करने का भी। तो इसीलिए ये पूरे बिहार से अल्पसंख्यक का प्रोग्राम है। 11 तारीख को एसके मेमोरियल हॉल में जो तेजस्वी यादव जी का इस्तकबालिया प्रोग्राम किया जा रहा है उस की मजबूती के लिए कि वो तैयारी मजबूती से हो ताकि वो प्रोग्राम अपने
बुलंदी के मकाम तक पहुंच पाए। आज बैठक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कृष्ण मेमोरियल हॉल को किस तरह से भरा जाए, वहां सारे लोगों को पहुंचाया जाए, इसलिए आज यहाँ नया टोला में बैठक किया गया। वहीं बताते चलें कि कटिहार के फलका थाना इलाके में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत होने पर पूरे इलाके को झकझोर दिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्से और चिंता दोनों देखने को मिल रही है। इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर कई बड़े सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिवार का आरोप है कि युवक के साथ हिरासत में मारपीट और टॉर्चर किया गया, जबकि प्रशासन जांच की बात कह रहा है। इस घटना ने कानून व्यवस्था और मानवाधिकार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सोचिए, ऐसी लगातार कई घटनाएं आ रही हैं जहां की पुलिस कस्टडी में लोगों की मौतें हो जा रही हैं। ये बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात है कि पुलिस कस्टडी में ऐसा कैसे हो रहा है। को तो एक बात समझ में नहीं आती, तो किस चीज से लगा लिया वेंटिलेटर के रड में, और वेंटिलेटर उस ऊंचाई पर है तो वहां कुर्सी था कि वेंटिलेटर पर चढ़ गया? वहां टेबल था या कुर्सी थी कि हम कुर्सी पर टेबल पर चढ़ के वेंटिलेटर में लगा करके हम झूल गए? और वेंटिलेटर पर यदि हम चढ़े भी तो कैसे चढ़े? और चढ़े तो वहां क्या आपने फांसी लगाने के लिए उनको डोरी दे दी थी? सर, बेल्ट से तो फांसी लगी नहीं होगी। उसमें जो है वो एक ओढ़ने वाला चादर को दिखाया जा रहा है। हमको तो एक बात समझ में नहीं आता, मैं कह रहा हूं कि वेंटिलेटर पर चढ़ा कैसे? एक दूसरा, चादर से आप हमको जरा कोई चादर से फांसी लगा के दिखा दीजिए। और फांसी यदि लगाता तो वो झूलता ना। आप जिस तरीके से आप मारते मारते, उसमें परिजन का कहना है, और जो फोटो हम देखे हैं, हाथ में बिजली करंट लगाने की बात आई है। परिजन बोल रहे हैं उनके गले पर बहुत बड़ा, देखिए फांसी लगाने का जो सरकमस्टांसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और यदि हम ऐसा मान भी लें कि फांसी हाजत में किसी ने लगाया, तो हाजत की अभिरक्षा में फांसी लगाया तो 302 का मुकदमा तो बनेगा थाना प्रभारी और एएसआई पर, कि आपने 2 दिनों से आप गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। एक तो आप किसी भी कीमत पर 24 घंटा से ज़्यादा आपको कोर्ट ले जाना है, 48, आप कितना दिन थाना में रखिएगा? आपने 2 रात 1 दिन आप थाना में रखे, लगातार आप पैसे की बात करते रहे, तो इसीलिए फांसी तो सवाल ही नहीं उठता। और हाजत में तो कोई कुर्सी होती नहीं है। तो आपने देखा कि पप्पू यादव लगातार बड़े और अहम सवाल उठा रहे हैं कि इसको बिजली का करंट लगाकर उसे मार दिया गया है, और जबकि पुलिस का कहना है कि ऐसा हुआ है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने असम चुनाव को लेकर मीडिया से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि असम चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस एनडीए नेताओं के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए बेबुनियाद बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सीएम हेमंता बिश्व शर्मा को नहीं हरा सकती। क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। देखिए, निसंदेह कांग्रेस लगातार सत्यता से परे बेबुनियाद बयानों के जरिए एनडीए के नेताओं के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। और असम की जनता हिमंता बिश्वा शर्मा की सरकार की उपलब्धियों से परिचित है। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, इसलिए ऐसे आरोपों के बल पर कांग्रेस अपनी डूबती नैया नहीं बचा पाएगी। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलें कि भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 11 और 12 अप्रैल को देश भर के डॉक्टरों के लिए एक बड़ी बैठक होगी। इसमें डॉक्टर अपने अनुभव और नई खोजों के बारे में बताएंगे। ये कार्यक्रम छात्रों और डॉक्टरों को नई जानकारी सीखने में मदद करेगा और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाएगा। अत्यंत हर्ष की बात है कि हम लोग पैथोलॉजी विभाग 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का कार्यशाला एवं कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रही है।
इस आयोजन स्थल हमारे कैंपस में ही है और इसमें प्रमुख वक्ता डॉक्टर मनोज कहर सूरत से, डॉक्टर असितावा मंडल कोलकाता से, डॉक्टर एस स्वामीनाथन चेन्नई से, डॉक्टर रुपेश गुंडवार महाराष्ट्र से आ रहे हैं और एक हमारे बिहार के डॉक्टर तरुण कुमार एम्स पटना से आ रहे हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर पर फोकस है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर इज द टफेस्ट एंड नोटोरियस ट्यूमर ऑफ द बॉडी, इसलिए इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को मतलब कि विस्तार में होता है और हर दिन इसमें नए अपडेट्स आ रहे हैं। इसके लिए हम चिकित्सकों को आज के रिसेंट प्रोग्रेस के बारे में जानकारी के लिए इस कार्यशाला एवं कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो यहाँ आपको बताते चलें कि बगहा के हरटाना पीएचसी में सुरक्षा प्रभारियों को सालाना प्रशिक्षण हुआ। इसमें उन्होंने बताया कि उनका काम अस्पताल और मरीजों की सुरक्षा करना है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर KBN सिंह ने कहा कि प्रभारियों की मरीजों और उनके परिजनों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और अस्पताल में शांति बनाए रखनी चाहिए। ये प्रशिक्षण हर साल होता है ताकि सुरक्षाकर्मी अपने काम में बेहतर बने। तो वहीं आपको बताते चलें कि पटना के खगौल ओवरब्रिज पर 5 से 7 बदमाशों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर गुजरात के व्यापारी महेश और प्रिंस रामपरिया से 15 किलो सोने के जेवर लूट लिए। बदमाशों ने महेश को कार में बंधक बनाकर नौबतपुर रोड पर छोड़ दिया और फरार हो गए। खगौल थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध कार बरामद की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो गई और चोरों में इतना दम कहां से आया, इतनी हिम्मत कहां से आई को इतने बड़े व्यापारी के 15 किलो ज्यादा सोना चुरा लें। कल दिनांक 4 अप्रैल 2026 को खगौल थाना को सूचना दी गई कि राजकोट से 2 व्यक्ति सोना लेकर आ रहे थे, जो कि बाकरगंज मंडी में जाके देने वाले थे। ये लोग व्यापारी थे, उन्हीं के स्टाफ थे। सोना देने ये जा रहे थे दानापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से, वहाँ से अहमदाबाद से आए हैं, दानापुर रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और उतरने के बाद ये लोग यहाँ से टेम्पो में जा रहे थे। जाने के क्रम में इनके पीछे एक गाड़ी आई जिसमें 4-5 लोग उतरे और बोले कि ये हम लोग कस्टम पदाधिकारी हैं, इसकी जांच करना चाहते हैं। तो जांच के क्रम में ये लोग उनका जो बैग था वो अपनी गाड़ी में रख लिया और एक स्टाफ को भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में बैठाने के बाद ये यहाँ से चले गए और स्टाफ को कुछ दूर जाके उतार दिया और जो सामान था उसकी चोरी करके ले गए। इसमें जो सोना मालिक था वो उससे भी कांटेक्ट किया गया है, वो भी यहाँ पे आ गया है, उसने लिखित में आवेदन भी दिया है। वो बता रहा है कि 15 किलो सोना था जो राजकोट से लेके इनका स्टाफ आ रहा था। इसमें अभी हम लोग बहुत सारी टीम इसमें लगी हुई है। मैनुअल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू इसमें आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है कि कौन इनके साथ झांसा देकर इनके साथ ठगी की गई है, चोरी की गई है। इसमें अभी तक जो हुआ है उसका मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। इसमें अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है, लेकिन इसका जो 4-5 जो लोग आए थे उनका टेक्निकल इंटेलिजेंस से हमने और भी पता लगाया है। जैसे ही इसमें आगे कुछ पता लगेगा उसमें आपको अपडेट देंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि नालंदा के लहेरी रोड में सुबह 4 बजे एनआईए और एसटीएफ की टीम ने करीब 8 घंटे तक छापेमारी की। दुकानदार महेश कुमार वर्मा ने बताया कि पटना में कारतूस बरामदगी को लेकर उनकी और दुकानों में जांच की गई। छापेमारी के दौरान मोबाइल, दस्तावेज और डीवीआर जब्त किए गए। रवि ज्वेलर्स और पीके गढ़ की दुकानों की भी तलाशी ली गई है। टीम ने वीडियोग्राफी कर हर गतिविधि दर्ज की है। कोई शस्त्र वगैरह कोई नहीं है। वो जांच करने के लिए आए थे दुकान का। कौन टीम थी नीचे में? ये ना ये क्या टीम। अच्छा, और एटीएस भी थी? नहीं, वो जांच करने के लिए आए थे। वही सर शस्त्र का मेरा दुकान है। दुकान है, संतोष है, कोई दिक्कत है नहीं। जांच कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। 4 बजे भोर से कर रहे हैं। कोई दस्तावेज क्या ढूंढ रहे तो ढूंढ क्या रहे? खोजते थे कोई शस्त्र वगैरह, तो दुकान वाला अंदर तो नहीं है, यही सब चेक कर रहे थे। दुकान कुछ नहीं मिला उनको। अच्छा, कुछ सामान वाले ले गए? नहीं, कुछ नहीं ले गए हैं, सब सीजर लिस्ट दे दिया है। कागज हाँ, कागज वगैरह ले। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जहानाबाद के कडौना थाना क्षेत्र के मोथे लोदीपुर गांव के
छात्रावास में पढ़ाई कर रहे आशु कुमार को बीती रात अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मृतक छात्र बुलाकी विवाह गांव का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। परिजन नाराज होकर NH 22 को जाम कर दिया। आरोपी को तत्काल गिरफ्तारी की ये लोग मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आगे क्या कुछ होता है, खबरों में आप बने रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। आज सुबह सूचना मिली, ये करौना थाना क्षेत्र के कनौदी स्थित गुरुकुल हॉस्टल है, आप देख रहे होंगे पीछे है। यहाँ पे एक बच्चा पढ़ता था जो गुहा पाकर का रहने वाला था। गुहा पाकर का जो हमारे पास सूचना है वो गुहा पाकर का रहने वाला था और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। उनका स्कूल वालों का कहना है कि वो गिर गया है और उसको हॉस्पिटल भेजा गया है और परिजनों का कहना है कि इसको मार दिया गया है। इनके द्वारा विधिवत जो है वो आवेदन दिया जा रहा है। आवेदन के बाद जो है हम लोगों ने अभी फिलहाल जो स्कूल के संचालक हैं वो हम लोगों के कस्टडी में हैं। वो जैसे इन्होंने एप्लीकेशन इन लोगों का दिया जाएगा उसके अनुसार हम लोग विदेश में कार्रवाई करेंगे। हाँ, वही हत्या का आरोप वो लोग लगा रहे हैं। तो मेरे अभी पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर, मेट्रो हॉस्पिटल के आसपास में मेट्रो हॉस्पिटल है, उसमें हम लोग ले गए थे तो वहाँ बोला कि मृत्यु हो चुका है। जी मृत्यु घोषित किया है। हम लोग इसको लेके सर फिर हॉस्टल के पास ही आए और उसके बाद हम लोग थाना में इन्फॉर्म किए। प्रशासन हम लोग के साथ आए और जो आगे कार्रवाई है, जो प्रशासन हम लोग को साथ दे रहे हैं, आगे कार्रवाई होगा। बच्चे का सर सबसे पहले बच्चे को जब देखा गया तो आँख पे धारदार हथियार से आँख काटा हुआ है, गला पूरा रहता हुआ है, प्राइवेट पार्ट काटा हुआ है और पेट भी काटा हुआ है इसका। बिल्कुल सर 200% इसको धारदार हथियार से तड़पा के मृत्यु किया गया है। आपने देखा किस तरह से हत्या की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सहरसा के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बिहार बोर्ड 2026 मैट्रिक में परीक्षा में प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद एहसान का भव्य स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एहसान ने जिला टॉप 10 में 5वीं स्थान और प्रखंड में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्य अतिथि लोजपा नेता अब्दुल रज्जाक ने उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया। विद्यालय और परिजन ने छात्र की मेहनत की सराहना की और आने वाले समय में बेहतर तरक्की करने की दुआ की है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसमें उन्होंने जो प्रखंड स्तर में जो सबसे ज़्यादा नंबर लाकर एहसान बाबू ने जो इस प्रखंड का ही नहीं इस पूरे इलाके का जो नाम रोशन किया है, तो उसी के इस कछार में कहिए। और यहाँ पे उन्होंने जो तालीम और जो टॉप कर पूरे सहरसा में रैंक 5 उनका आया है और जो नाम रोशन किया है, उन्हीं को आज सम्मान करने के लिए यहाँ के डायरेक्टर ने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है ताकि उनकी हौसला अफजाई सके और उसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी एक लगन पैदा हो। उसमें समाज के सारे बुद्धिजीवी और युवा को बुलाया गया था ताकि वो लोग भी इनको हौसला अफजाई कर सकें। वहीं आपको यही बताते चलें कि मधेपुरा के गवाड़पाला स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 13 साल की छात्रा संतोषी कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वो रात में कार्यक्रम के बाद सोने गई थी। सुबह करीब 3 बजे उसकी तबीयत खराब हो गई। अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की मौत पहले से ही हो चुकी थी। घटना के बाद परिजन नाराज हैं और स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आगे क्या कुछ होता है हम आपको खबर में बताते रहेंगे। आप मुंसिफ टीवी देखते रहें। सुबह में फोन आवे छै कि संतोषी कुमारी हॉस्पिटल में भर्ती है। कहाँ से फोन कस्तूरबा मध्य विद्यालय से। ओकर बाद जे छै हम सब दौड़ल वहाँ से चलि एलियै यहाँ गोलपारा एलियै हॉस्पिटल में। तो हमरा आर के जे छै ओहिठुना बच्चा डॉक्टर साहब कहलकै कि बच्चा का डेथ हो गया। ओकर बाद गोलपारा थाना के द्वारा हमरा आर के पोस्टमार्टम करे ले मधेपुरा एलियै है। हमरा आर के DM साहब से यह मांग छै कि एहिमे जे वार्डन छै या मैडम छै, कोई टीचर, कोई कहर हेड छै, ओकरा आर के जांच पड़ताल। तो इन खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मधेपुरा के बिराली थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उसे पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि पूरे बिहार में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
पुलिस प्रशासन आखिर हादसा हो जाने के बाद ही क्यों चौकस में होती है? पुलिस को, प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज दिनांक 6/4/26 को सुबह बेलाड़ी थाना को सूचना प्राप्त हुआ कि सुरेश ऋषिदेव साकिन गंगराई टोला वार्ड नंबर 4 थाना बेलाड़ी जिला मधेपुरा के द्वारा अपनी पत्नी त्रिपुरा देवी उम्र करीब 35 वर्ष को अवैध संबंध के संदेह में हत्या कर 100 को जमीन में गाड़ दिया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को संरक्षित किया गया तथा एफएसएल की टीम को बुलाया गया। रमेश ऋषिदेव को गिरफ्तार किया गया है तथा मृतका के शव को दंडाधिकारी के उपस्थिति में जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। तो मुंसिफ बिहार अब तक आप देख रहे थे। मुंसिफ बिहार में बिहार राज्य से जुड़ी तमाम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरें हम लेकर आते हैं 5 से 5:30 बजे। अगर आपको बिहार राज्य से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरें देखना है तो आप मुंसिफ टीवी पर देख सकते हैं। शुक्रिया।